तुम? रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गया। रेगुलर मतलब ऐसा ही रहेगा, एक दिन आयुर्वेद, एक दिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, यही रहेगा। देखो ओके। रेगुलर में ना फिर बहुत ज़्यादा हम टॉपिक हमारा बहुत आगे पहुंच जाएगा। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप उसको रिपीट भी करते रहो। जैसे आज मैंने पढ़ाया तो कल आप लोग उसको अच्छी तरह से उसको एक बार दोबारा उसको आप देखो, सोशल साइट से भी उसको ढूंढ लो, इस तरह से आप ठीक करो। है। ठीक है। तो अ, जैसे बलवीर जी ने कहा, वो भचक्र के बारे में बता रहे थे। तो समूचा जो आकाश है, मैं आपको वेबसाइट से ही दिखाता हूँ। आप लोग वेबसाइट में जाकर के उसको देख पा रहे हैं कि नहीं? जितने भी हमारे पुराने वीडियो सब उसमें पड़ा हुआ है, उसको भी आप एक एक करके देखते रहिएगा। जैसे एक वीडियो मैंने भेज दिया, सिर्फ उसी वीडियो के ऊपर बैठे नहीं रहना है। वेबसाइट में बहुत आज सारे तो आज तो लॉक है गुरुजी, वो आज नहीं हुई ओपन। क्या है। आज तो ओपन नहीं हुई थी वो। अच्छा, क्यों नहीं हुआ फिर वो? ये जो आप दिखा रहे हैं ये तो ओपन हुआ था, लेकिन वो ना कुछ वीडियोज पुराने अच्छा, थे मैं आपके। उसको वीडियो ना लॉक नहीं हुआ है, वो खोलने का तरीका आपसे नहीं हो पा रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। जी जी जी, ठीक है। ये फुल वीडियो। इसको थोड़ा आप जूम करिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। इसको जूम करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा सभी लोग अपने अपने ऑडियो को बंद करिए। आपके मन में जो कोई भी क्वेश्चंस आएगा उसको नोट करना है। क्लास के बीच में आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ जाए, बिल्कुल भी बोलना नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा दिमाग फिर इधर उधर हो जाता है। जो भी हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, जो समझ में आया उसको नोट करिए, जो नहीं आया उसको नोट करिए। क्लास के एंड में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए जरा शुरू करते। इसको थोड़ा जूम करिएगा जरा। जैसे हम सब लोग जानते हैं और मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो ये आकाश वृत्त है, हमारा जो ये आसमान है, जो आकाश है, जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो कुछ गोलाकार हमें दिखता है। बेसिकली हमारे सिर के ऊपर जो आकाश है वो गोल आकार में है। कैसा है? गोल आकार। जैसा ये इमेज है, इसको थोड़ा आप जूम करिए। जूम करके जब आप इसको देखोगे तो सेंटर में जो सूर्य है उसको आप खुद के ऊपर रख लो कि भाई सूर्य के बीच में आप खुद खड़े हो। तो देखिए जरा, इसके चारों ओर किस तरह से एक गोलाकार एक वृत्त बना करके, इसको भचक्र बोलते, ज्योतिष शास्त्र में क्या बोलते हैं? भचक्र बोलते हैं। तो ये जो भचक्र है ये 360 डिग्री का होता है। ध्यान से सुनिएगा, कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है ये भचक्र। अब हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो आचार्य थे, जिन्होंने ज्योतिष के बारे में कैलकुलेशन किया होगा, उन्होंने देखा आसमान में ग्रह तो घूम रहे हैं, कुछ चलने वाले कोई चीजें हैं ग्रह जैसे, वो एक जगह स्थिर है नहीं, और कुछ तारामंडल वो एक ही जगह स्टेबल है। तो जो स्टेबल है उसको नक्षत्र और राशि कहा गया। आसमान में यहाँ से जब आप छत में जाओगे देखोगे तो कुछ तारामंडल दिखता है, छोटे छोटे बड़े बड़े, कोई भैंस के जैसे, कोई बकरी के जैसे, कोई मछली के जैसे, कोई स्त्री के जैसे, कोई धनुष के जैसे, इस तरह के आकृति वाले उन्होंने उस तारामंडल को देखा। जब आप एक आंख बंद करके किसी पहाड़ को अच्छी तरह से निहारोगे, देखते रहोगे, आपको थोड़ी देर में उस पहाड़ में कभी तो बकरे के जैसे आकृति दिखाई दे। पहाड़ के उस कोने को अगर आप निहारे रहोगे एक आंख से, धीरे से आंख हल्का खोल करके, तो अजीब अजीब सी आकृति आपको दिखेगा। हालांकि वो है तो पहाड़ ही, लेकिन उस पहाड़ में वैसी आकृति आप कल्पना कर रहे हो। तो ऋषियों ने जमीन में बैठ करके आसमान की ओर जो निगाह मारा, वहां नक्षत्रों से घिरा हुआ कुछ आकृति उन्होंने देखा, और यह भी देखा कि वह समूचा जो नक्षत्र जो
तारामंडल है वो इधर उधर हलचल नहीं कर रहा है, वो एक ही जगह स्टेबल है, तो उसको उन्होंने नक्षत्र और राशि माना है। और जो वहां से होते हुए गुजरते हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, सुबह देखे पूर्व साइड में, शाम को देखे पश्चिम साइड में, फिर वो अस्त भी हो रहा है। रात में चंद्रमा उसी जगह में पूर्व और पश्चिम की ओर दौड़ता हुआ चलता हुआ दिखता है। तो उन्होंने ऐसा माना कि आसमान में भैया कुछ तो स्टेबल है और कुछ जो है स्टेबल नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो चलते रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो चलते नहीं है, प्रकाशित होकर के एक जगह बैठे हुए हैं। तो जो एक जगह बैठे हुए हैं वो ऐसे 27 पॉइंट को उन्होंने देखा। जैसे 0 डिग्री, देखिए जो ये मैंने आपको, प्रणाम जी, ऑडियो को बंद करिए। तो जहां 0 लिखा हुआ है उस पूर्व क्षितिज को, जो 0 लिखा हुआ है उसको, वो पूर्व दिशा है, ठीक है। तो जो 0 लिखा हुआ है वहां पर जो नक्षत्र थे, जो स्टेबल था, जो कभी वहां से हिलता नहीं था, उसको अश्विनी, उसके बाद दूसरे उसी अनुपात में उसके डिस्टेंस, उतने ही डिस्टेंस आगे भरणी देखा, फिर आगे कृतिका देखा। अब ये अश्विनी भरणी कृतिका भी बहुत सारे नक्षत्रों के इनके अलग अलग संख्या है, उन संख्या के हिसाब से इनका नामकरण हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले तो नक्षत्र देखा, 27 नक्षत्र से समूचा वो 360 डिग्री को इन्होंने कवर किया। और उसके बाद उसके बीच बीच में राशि को देखा, जो कि देखो मेष, आप थोड़ा सा जूम करके थोड़ा अंदर देखोगे, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और 12 नंबर में मीन आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो ये जस्ट एक रूट है। जैसे हम कहीं दिल्ली से जब हम वृंदावन में जाते हैं तो रास्ते में क्या होता है, डिस्टेंस लिखी हुई रहती है, भाई इतना किलोमीटर हम आगे, इस जगह का नाम है फलाना, लिखना पड़ा ना कि भाई हम फलाने गांव में आ गए, फलाने स्थान में हम आ गए, और दिल्ली से ये डिस्टेंस जो है इतना है। और चलने वाले हम गाड़ी लेके चल रहे हैं, सुबह हम दिल्ली में थे, दोपहर में हम कहीं और जगह पहुंच गए, शाम को हम दिल्ली पहुंच गए, अथवा आप मतलब इतने घंटे में, आधे घंटे में हम इतने दूर पहुंचे, 1 घंटे में हम इतने दूर पहुंचे, भैया ऐसा है 3 घंटे में हम वृंदावन पहुंच गए। तो ये डिस्टेंस चलने वाले कौन है, हम। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं भचक्र, आकाश वृत्त भी बोलते हैं। तो प्रत्येक 30 डिग्री में एक एक राशि है, क्या है, प्रत्येक 30 डिग्री में एक एक राशि है, ठीक है। और प्रत्येक 13 अंश 20 कला पर, प्रत्येक 13 अंश 20 कला पर एक एक नक्षत्र विद्यमान है। 360 को आप 27 से भाग करेंगे 13.20 आ जाता है। तो ये 13.20 क्या है, ये नक्षत्र का आपसी डिस्टेंस है। ये इस हिसाब से 13 अंश 20 कला, ये इस हिसाब से उस वृत्त को, उस आकाश वृत्त में फैले हुए हैं, बैठे हुए हैं। और जैसे जैसे कोई ग्रह उन उन नक्षत्रों में या उन उन पॉइंट में, डिस्टेंस में पहुंचते हैं, तो उसका प्रभाव इस दुनिया में, इस धरती पे, चाहे इंसान हो, चाहे प्रकृति की कोई भी अंश हो, कोई भी अंग हो, उसके ऊपर डिस्टेंस के हिसाब से शुभ और अशुभ प्रभाव मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको आप लोग देखो जरा, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको आप जूम करिए। तो ये आकाश को इस तरह से देखो, एक मैंने यहाँ क्या बना दिया, एक गोलाकार एक परिधि यहाँ बनाया। लेकिन अगर हमें इसी को कुंडली के बेसिस पर, कि हमने तो भैया कुंडली देखना है, तो इस कुंडली में हम इस 27 नक्षत्र 12 राशियों को कैसे रखेंगे। तो इसके लिए इसके नीचे देखिए जरा, इसको भी आप जरा जूम करिए। ये एकदम समझने वाली, पढ़ने वाली, याद करने वाली चीज है। इसको थोड़ा आप जूम करिए, अब यहां से आपको पता चलेगा। जो ऊपर गोलाकृति था, जो भचक्र था, जो आकाश वृत्त था, जिसको हमने गोल परिधि में उसको मैंने आपको दिखाया,
उसी को अब मैंने यहाँ पर जन्म कुंडली के स्वरूप में 12 खाने बना करके इसको मैं उसी हिसाब से मैंने यहाँ रख दिया। इसको आप लोग जूम करिए, जिसके मन में जो क्वेश्चंस हैं उसे प्लीज अपने नोट डायरी में आप नोट करिए और बाद में उसको क्वेश्चंस करना। अभी जस्ट आप सुनिए, समझने का प्रयास करिए। देखिए सबसे सेंटर में जहां लग्न लिखा है, थोड़ा इसको आप जूम करो, लग्न लिखा है, तो ये जो फर्स्ट हाउस बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाउस बोलते हैं। ये बेसिकली वही आकाश वृत्त है, लेकिन एक ज्योतिषी के लिए सहजता हेतु कि हमें कुंडली देखने में थोड़ा सहज रहे, इसके लिए हमने ये 12 खाने बना लिया उस 360 परिधि को, और कुछ नहीं है। हम वैसे वैसे भी देख सकते, जैसे वो गोलाकार में जो था ना, उस तरह से भी देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले का और पढ़ने वाले हमारे ये आदत से बन गई इस तरह से 12 खाने में चीजें ढूंढने का, टटोलने का। इसलिए मुझे ये सहज लगता है, बहुत सारे लोग इसी तरह से देखते हैं और हम आपको भी अभी इसी तरह से सिखाएंगे। तो देखिए ये जो है ना, ये सबसे पहले जहां मेष लिखा है ये फर्स्ट हाउस है। ये जो वान लिखा है ना, ये वान का मतलब होता है मेष। मेष एक राशि है जो हमने वहां देखा था। इस मेष राशि में 3 नक्षत्र आएंगे। देखो प्रत्येक राशि में 3-3 नक्षत्र होंगे। यह चीज मैंने यहाँ ऊपर भी दिखाया है। देखो प्रत्येक राशि में कितने नक्षत्र होंगे? 3-3 नक्षत्र होंगे। देखो इस परिधि में भी अश्विनी, भरणी और कृतिका, अश्विनी, भरणी और कृतिका, ये जो 3 नक्षत्र है, ये 3 नक्षत्र मेष राशि के इस परिधि में आ जाता है। यानी कि प्रत्येक नक्षत्र का जो 9 चरण बोलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो, 9 पाद भी बोलते हैं, 9 चरण भी बोलते हैं। तो प्रत्येक राशि का जो 9 चरण है, प्रत्येक नक्षत्र का जो 9 चरण है, वो एक राशि का मान होता है। क्या होता है? प्रत्येक नक्षत्र का जो 9 चरण है वो एक राशि का मान होगा, एक राशि के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी आदमी का जन्म मेष राशि में हुआ है, इसका मतलब है वो या तो अश्विनी नक्षत्र में है, या तो वो भरणी नक्षत्र में है, या तो वो अब अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, या तो वो कृतिका के पहले चरण में है। देखो प्रत्येक नक्षत्र का 4-4 चरण होता है। नोट करते रखिएगा इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है ना 4 लिखा है, देखिए यहाँ पर 4 लिखा है। इसका मतलब क्या है? 4 चरण, 4 चरण, ये चरण है। ये चरण का मतलब एक नक्षत्र में 4 स्टेज होते हैं, 4 मतलब कि स्टेशन हम कह सकते हैं, है ना। जैसे एक किसी ग्रह को एक नक्षत्र से होते हुए अगर गुजरना है तो उस प्रत्येक नक्षत्र के 4 स्टेशन होंगे। इसमें से अगर उस ग्रह को मेष राशि से, समूचे मेष राशि से गुजरना होगा, तो उसको प्रत्येक 3 नक्षत्रों में से 9 स्टेशन से होते हुए गुजरना पड़ेगा। यानी पहला 4 स्टेशन अश्विनी का, फिर दूसरा 4 स्टेशन भरणी का, तो कितना हो गया? 4-4 8। अब कितना बच गया? 1 स्टेशन बच गया। तो कृतिका का 1 स्टेशन, इन्हें हम पाद भी कह सकते हैं, चरण भी कह सकते हैं। तो यहाँ ज्योतिष में चरण शब्द ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो अभी हम इसको कैसे समझेंगे? अश्विनी नक्षत्र का 4 चरण, भरणी नक्षत्र का 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण, ये मेष राशि के क्राइटेरिया में आएगा। आया समझ में? अब हम लोगों ने एक और चीज भी पढ़ा है कि अश्विनी नक्षत्र का जो मालिक है वो है केतु, भरणी नक्षत्र का मालिक जो है वो शुक्र, कृतिका नक्षत्र का मालिक है सूर्य। इसको भी ध्यान देना, बाद में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये ग्रह भी यहाँ महत्वपूर्ण होंगे। किस राशि में बैठा है? मेष राशि में बैठा है। कौन सा नक्षत्र में बैठा है? मान लीजिए भरणी नक्षत्र में, तो हम कहेंगे भैया मेष राशि में शुक्र के नक्षत्र में यह ग्रह बैठा है।
आया समझ में? इसी तरह से बाकी की जो राशि है वो इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हो। जैसे दूसरे चरण में वृषभ राशि है, दूसरे चरण में क्या है? वृषभ राशि है। मेष राशि का मालिक है मंगल, ठीक है। वृष राशि का मालिक है शुक्र, इसको भी आप लोग नोट कर लो। मिथुन राशि, अब ये वृषभ राशि की अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र के पहला चरण तो उधर चला गया मेष राशि में। अब कितने चरण बचे? 3 चरण बचे। 3 चरण बचा ना, 3 स्टेशन बच गया। एक स्टेशन तो मेष राशि के कैटेगरी में आ गया, मेष राशि के स्टेशन में आ गया। अब कृतिका के कितने बज गए? 3 बज गए। तो देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, लिखा है ना, यहाँ पर देखो 3 लिखा है। तो कृतिका नक्षत्र का मालिक है सूर्य। तो कृतिका नक्षत्र के अगर दूसरे पाव में, दूसरे चरण में अगर किसी का जन्म होता है तो हम कहेंगे भैया आपका वृष राशि है। कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में अगर किसी का जन्म होता है तो हम कहेंगे भैया आपका तो मेष राशि है, क्योंकि वो मेष राशि के स्टेशन में आएगा। अब कृतिका के दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, ये 3 चरण हो गए। रोहिणी के 4 चरण, कितना हो गया? 4 और 3 7 हो गया। अब बच गए 2 चरण बच गए। तो 2 चरण आ गया जी आपका मृगशिरा का, जो 5वें नक्षत्र में पड़ता है। तो मृगशिरा का 2 चरण, रोहिणी का 4 चरण और कृतिका का 3 चरण, ऐसे करके 9 चरण जो है वो वृष राशि के अंतर्गत है। जिस वृष का मालिक है शुक्र, जो नक्षत्र है कृतिका का मालिक है सूर्य, रोहिणी का है चंद्रमा, मृगशिरा का है मंगल। अब आ गया छठे नंबर में आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र का मालिक कौन है? राहु है ना। पुनर्वसु नक्षत्र का मालिक कौन है? बृहस्पति है। पुष्य नक्षत्र का मालिक कौन है? शनि है। तो देखो जरा, पुनर्वसु का 3 चरण, पुष्य का 4 चरण और श्लेषा का 4 चरण, सॉरी पुनर्वसु का 1 चरण, इस राशि में पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य का 4 चरण और श्लेषा का 4 चरण, ऐसा करके ये आपका कर्क राशि के अंतर्गत आएगा। आ रहा है समझ में? तो इसी तरह से यहां से आप इसको देख लीजिएगा। 27 नक्षत्र के प्रत्येक नक्षत्र का यहाँ ग्रह लिखा हुआ है, प्रत्येक राशि के हिसाब से यहाँ उसके चरण के बारे में बताया है। अब इसको थोड़ा सा सहज तरीका से समझने के लिए हम ये दूसरे चार्ट देखेंगे, ये आपके लिए और सहज रह सकता है। उसमें अगर आपको समझने में कठिनाई हुई तो ये आपके लिए थोड़ा, इसको आप जूम करके देख लो। तो फर्स्ट हाउस बोलेंगे जिसको हमने लग्न कहा, यहाँ पर लग्न लिखा हुआ है, देखो यहाँ क्या लिखा है? लग्न लिखा है। तो इसी को हम फर्स्ट हाउस बोलेंगे। प्रथम भाव भी इसको हम बोलेंगे। क्या? ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, ये भाव है सारे। आप इसको भाव भी कह सकते हो, इसको आप इंग्लिश में हाउस भी कह सकते हो, इसको आप घर भी कह सकते हो। तो पहले नंबर में ये अगर 1 लिखा है, इसका मतलब ये मेष है। 1 का मतलब है मेष। ये जो 2 लिखा है सेकंड हाउस में, 2 का मतलब है वृष राशि, देखो वृषभ लिखा है। 3 लिखा है थर्ड हाउस में, इसका मतलब है मिथुन राशि। यहाँ फोर्थ हाउस में 4 लिखा है, इसका मतलब है कर्क राशि। यहाँ फिफ्थ हाउस में 5 लिखा है, इसका मतलब है देखो सिंह राशि। 6 हाउस है ये, छठा घर, छठा भाव, 6 लिखा है, 6 का मतलब है कन्या राशि। देखिए जरा 7th हाउस 7 लिखा है, इसका मालिक, इस राशि का नाम है तुला। 7 इज इक्वल टू तुला। अब ये लिखा है यहाँ 8,
8 का मतलब है वृश्चिक राशि। ये जो है 9th हाउस, 9 लिखा है, इस 9 का मतलब होता है धनु। 10th हाउस, 10 लिखा है, 10 का मतलब है मकर। 11th हाउस, 11 का मतलब है कुंभ राशि। 12th हाउस, 12वां भाव, 12 12th, इसका मतलब है मीन। ठीक है, अब देखिए जरा, फर्स्ट हाउस मेष राशि, मेष का मालिक है मंगल, यहीं से भी इसको आप देख सकते हो, मेष का मालिक है मंगल। अब यहां चरण को देखो कैसे बिठाया है, अश्विनी भरणी कृतिका के सामने 1 लिख दिया। अश्विनी का मालिक है केतु, भरणी का मालिक है शुक्र, कृतिका एक चरण से है यहाँ पर, तो ये 4 4 8 1 9, कितना हो गया, 9 चरण हो गया। ये 9 चरण मेष राशि में आ गया। अश्विनी भरणी कृतिका का एक चरण ये मेष राशि में आ गया, यानी मेष लग्न में आ गया। दूसरा वृष राशि, कृतिका का दूसरा तीसरा चौथा एक तो यहाँ आ ही गया। रोहिणी का पूरा 4 और मृगशिरा का 2, कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9, 9 चरण हो गया वृष का। ऐसे ही 9 चरण प्रत्येक राशि में रख दिया गया है। अब यहां से एकदम समझना सहज है, अगर किसी आदमी का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, कल एक भाई साहब आए थे ना, चित्रा नक्षत्र में उनके किसी लेडीज का कुंडली, शायद उनके मिसेज का है, तो चित्रा नक्षत्र, तो चित्रा नक्षत्र के अगर द्वितीय चरण में अगर किसी का जन्म हो, तो आप लोग मुझे थोड़ा सा अब ऑडियो खोलिए और मुझे बताइए, यहां देख करके बताइए, चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में किसी का जन्म हुआ है तो वह किस राशि में जन्म हुआ, बताइए मुझे जरा। अभी हमने आपको पूरा बताया, अब यहाँ पर चार्ट को देखिए जरा, किसी का जन्म अगर चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में है तो किस राशि में जन्म हुआ, तो इसका जवाब मैं दूंगा। देखो जरा, 6 हाउस में कन्या राशि लिखा है, कन्या, कन्या चित्रा लिखा हुआ है और उसके बगल में 1 2 लिखा है, यानी 2 चरण। अगर किसी का चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो तुला 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 राशि में जन्म हो गया। अब इसी तरह से बताइए, अगर किसी का रेवती नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है, रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर किसी का जन्म हुआ है तो बताइए कि उसका किस राशि में जन्म हुआ। 11वीं राशि में होगा गुरु, रेवती नक्षत्र जहां कहाँ तक लिखा है, पहले ये देखिए। तो बाद में आएगा। थोड़ा इसको जूम करके देखिए, मीन राशि में। मीन राशि में, क्या बात है, मीन राशि गुरुजी में। मीन राशि में। हैं जी, मीन राशि में। 12वें राशि में जन्म 12वें हाउस में, हाँ, 12वें हाउस में। 12वें हाउस में, 12वें हाउस में मीन राशि में। आ रही समझ में। मान लीजिए अगर किसी के कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो कहाँ किस राशि में जन्म हुआ। आपने जूम ज्यादा कर दिया, वो और नहीं देख पा रहा। चलिए अभी ठीक है, और वो कम कर दो, वृषराज गुरुजी, अपने आप जूम कर लेंगे ना सब। अच्छा ठीक है, चलिए अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। आप मुझे बताइए, कौन सा कह रहे हो? पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में किसी का जन्म हुआ है, बताइए उसका किस राशि में जन्म हुआ। कर्क राशि। वृषभ राशि में। पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में, पुनर्वसु चौथा चरण कर्क, कर्क राशि चौथे हाउस में। चौथे हाथ कर्क में। राशि, बहुत अच्छा। देखो, धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में किसी का जन्म हुआ है तो किस राशि में जन्म हुआ। कृतिका नक्षत्र के, कर्क राशि। आपका सभी कर्क कर्क राशि में राशि। होता है क्या।
कृतिका नक्षत्र के अगर किसी का जन्म कृतिका नक्षत्र के, कुंभ हाँ जी, कुंभ में आएगा गुरुजी। कुंभ राशि। कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण में किसी का जन्म कुंभ हुआ, राशि। कृतिका नक्षत्र, वृश्चिक वृषभ राशि दूसरा घर। वृषभ सेकंड। राशि दूसरा घर। अगर किसी का आर्द्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है किसी का, कृतिका। मिथुन राशि तीसरा घर। क्या मिथुन बात है। राशि। हाँ, तो इस तरह से वृषभ अभी राशि। हमने वृषभ यह राशि। सीखा कि किस आदमी का किस राशि में किस चरण में किस नक्षत्र के किस चरण में जन्म होने पर किस राशि में उसका जन्म होगा, यानी हम किस राशि को मानेंगे, ये चीज अभी हमने यहाँ सीख लिया है ना। अब इसमें से अगर आप लोगों के मन में कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। तो जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकते हो, मेरे को तो समझ में पहले हाँ, सीखा हुआ गुरु जी से। जिसको समझ में नहीं आया गुरुजी जो हमने पढ़ा, हाँ जी, जैसे ये चरण तो ठीक हो गया ना कि 24 घंटे में टोटल 9 चरणों में डिवाइड हुआ, 24 घंटा। नहीं, यहाँ 24 घंटे की बात ही नहीं है, यहाँ 24 घंटे की बात नहीं है, यहाँ एक राशि में 9 चरण होते हैं, एक राशि तो में 9 चरण होते हैं, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हाँ ये है ना, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण और एक राशि में 9 हमें चरण। ये कैसे पता चलेगा फिर कि अभी किसका चरण चल रहा है, अगर हाँ, वो मैं कौन आपको सी यहाँ से राशि है दिखा देता कितना? हूँ, वो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, वो हमें यहाँ से कुंडली से पता चलेगा। पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम अगले सूत्र की ओर जाएंगे। वो तो एस्ट्रोसेगा में जाके पता लगेगा ना अभी क्या ये चल रहा है। देखिए, ये आपका एस्ट्रोसेज हो गया, कुंडली AI, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ये नवीन कुंडली मैंने हिंदी में बनाया, यहाँ पर आप कुछ भी आप यहाँ नाम लिख दो, उसके बाद देखो आज का डेट 30 अगस्त 2025, अभी का टाइम 9:04, और मान लीजिए किसी का जन्म आगरा में हुआ है। कुंडली दिखाइए में मैंने जैसे क्लिक किया तो ये कहेगा पैसे दे दो, ये बड़ा चतुर है। आ लो जी, अब हिम ये देख हो गया। अब इस आदमी का जो जन्म है, अच्छा सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं आपको? हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, अच्छी बात है। अब देखिए जरा, इस व्यक्ति का जन्म किस लग्न में हुआ है, लग्न यानी फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर है? प्रकाश जी नहीं बोलेंगे, बाकी लोग बोलेंगे। फर्स्ट हाउस में कितना नंबर लिखा मेष है? राशि है। मेरे को क्यों बंद करा रहे हो? आपको तो पता ही है ना इसके बारे में, आप बोलोगे तो फिर तो सारे। हाँ जी, बाकी लोग बताइए। फर्स्ट हाउस में मेष लगन डॉक्टर साहब, मेष मेष लगन। लिखा है, फर्स्ट में 1 लिखा है, 1 का मतलब है मेष। सेकंड हाउस में कौन सा राशि है? 2 लिखा है, 2 का मतलब है वृष। वृष। थर्ड हाउस में कितना नंबर है? कन्या। कन्या कहाँ है? थर्ड हाउस में क्या लिखा है? मेष वृष कन्या तुला क्या? हाँ? मेष वृष मेष वृष मिथुन, मिथुन कर्क कुछ ठीक है। मेष वृष मिथुन, तो थर्ड हाउस में कितना नंबर है? 3 है, 3 का मतलब है मिथुन। फोर्थ हाउस में कितना नंबर है? फोर्थ हाउस में 4 है, 4 का मतलब क्या है? कर्क। थर्ड में कितना मिथुन। होगा? फिफ्थ हाउस में कितना नंबर है? सिंह राशि। फिफ्थ हाउस में 5 नंबर है, 5 का मतलब है सिंह। सिक्स हाउस में कन्या लिखा राशि। हुआ है, इसका मतलब है कन्या। सेवंथ हाउस में 7 लिखा है, कर्क। इसका मतलब है तुला। एट हाउस में सिंह। 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है वृश्चिक। तुला। वृश्चिक। सिंह। नाइन्थ हाउस में कन्या 9 राशि। लिखा है, इसका मतलब है धनु। 10th हाउस में 10 लिखा है, इसका मतलब है तुला। मकर। 11th हाउस में 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कुंभ। 12th हाउस में 12 वृश्चिक। लिखा है, इसका मतलब है मीन। अब ये सवाल आता है
कि अभी इस व्यक्ति का जन्म किस नक्षत्र के मकर धनु बहन जी प्लीज आप जरा बोलना, अगर नहीं है इधर तो आप ऑडियो म्यूट करो। मकर हेलो कृति जी माइक ऑफ कर दो। माइक ऑफ करो जी, इधर अगर बोलना नहीं है तो माइक ऑफ कर दो। तो देखिए जरा इस व्यक्ति का अभी हमने देखना है कि चंद्रमा किस राशि में है। एक चीज नोट कर लीजिएगा, जिस व्यक्ति का चंद्रमा जिस राशि में होता है उसका वही राशि जन्म राशि होता है। क्या बोला मैंने? जिस व्यक्ति का चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ रहता है उस व्यक्ति का वही राशि जन्म राशि होता है। इस व्यक्ति अगर प्रकाश जी का यह कुंडली होता तो प्रकाश जी का कौन सा राशि होता? देखिए यहाँ चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस नंबर पे? प्रकाश जी बोलेंगे, 8th नहीं कोई हाउस, और बोलेगा? 8th हाउस दिव्य जी। 8 हाउस में कितना नंबर है? 8 नंबर लिखिए वृश्चिक ना। राशि, वृश्चिक वृश्चिक राशि प्रकाश जी का होता। अगर प्रकाश जी का चंद्रमा उनके कुंडली में 4 जहां लिखा है वहां अगर चंद्रमा बैठा होता तो प्रकाश जी का कौन सा राशि होता? कर्क राशि। तो इसको आप लोगों ने नोट करना है। 1 का मतलब है मेष, 2 का मतलब है वृष, 3 का मतलब है मिथुन, ऐसे ही क्रमशः कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इसको नोट करना है। कुंडली सीखने के लिए आपको ग्रहों का नाम, राशि का नाम, नक्षत्रों के नाम, भाव के नाम, ये 3-4 चीजें तो कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है। अभी यहाँ एक सवाल है कि इस व्यक्ति का जिसका अभी हमने कुंडली बनाया इसका कौन सा नक्षत्र है। तो देखिए सबसे ऊपर लग्न लिखा है, यहाँ क्लिक करिएगा, और यहाँ ग्रह स्थिति लिखा है, इसमें क्लिक करेंगे तो कौन सा राशि आ गया? चंद्रमा किस राशि में है? वृश्चिक राशि में। कौन से नक्षत्र में है बताइए जरा, कौन से नक्षत्र में है चंद्रमा? आप अनुराधा फर्स्ट चरण देव। अनुराधा के पहले चरण में है। इसका मतलब किस ग्रह के नक्षत्र में आ गया ये? गुरुजी थोड़ा सा इसको 10 सेकंड पीछे ले जाकर के फिर रिपीट कर देंगे प्लीज। कैसे? जैसे ये चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, चंद्रमा ये देखो कैसे पता पहले चला? नंबर में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है वही चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वही राशि उस व्यक्ति का जन्म राशि है। ये क्लियर हो गया? जी। अब मान लीजिए कि मेरा चंद्रमा मीन राशि में बैठा है तो मेरा कौन सा राशि हो गया? मीन राशि हो गया। किसी के मेष राशि में चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठा है तो इसका मतलब उसका मेष राशि हो गया। तो ये ध्यान देना। जैसे हम कहते हैं ना कि भैया आपका जन्म राशि क्या है, क्या राशि है आपका, ऐसा बोलते। तो कुंडली से राशि कैसे देखे? तो उसके कुंडली यहाँ से बना लो, देखो चंद्रमा कहाँ बैठा है, जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उसका वही जन्म राशि हो गया। अब वह चंद्रमा के हिसाब से कौन से नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है? तो यहाँ देखो जरा चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है? अनुराधा में बैठा है। कौन से चरण में? पहले चरण में। तो देखो अनुराधा नक्षत्र का मालिक कौन है? शनि है। ठीक है। और अनुराधा के 4 चरण, ज्येष्ठा का 4 चरण और विशाखा का 4था चरण ये वृश्चिक राशि में आता है। ये हमने पहले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? फिर से बता रहा हूं, देखो पहले जो मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे 8वें नंबर में अष्टम हाउस में वृश्चिक राशि है, उसमें विशाखा नक्षत्र का 4था चरण, अनुराधा का 4 चरण, ज्येष्ठा का 4 चरण। तो ऐसा करके 9 चरण से वृश्चिक राशि बना है। वृश्चिक राशि का 9 चरण में विशाखा का 4था, अनुराधा और ज्येष्ठा का 4 चरण करके 9 चरण से वृश्चिक राशि बना। तो अनुराधा
इस नक्षत्र का मालिक है शनि और ये वृश्चिक राशि में आता है। तो हमें क्या कहना है, ये आदमी का वृश्चिक राशि में शनि के नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हुआ है। आया समझ में? हाँ जी, किसी ने कोई क्वेश्चंस करना है अभी? मैं बिल्कुल सहज सिंपल एकदम सरल तरीका से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो उसका कारण क्या है, आपको राशि, नक्षत्र, ग्रह इनके नाम आपको पता ये कैसे होना पता याद। लगेगा कि जैसे आपने कहा ना कि वृश्चिक राशि में बैठा है, तो शनि के उसमें बैठा है, वो शनि का मतलब हाँ आपने कहा ना चंद्र वृश्चिक राशि में बैठा है हाँ, और अनुराधा नक्षत्र में, तो शनि का मतलब शनि के उसमें कैसे, शनि का? शनि अनुराधा नक्षत्र का मालिक शनि है ना। अच्छा अच्छा, ठीक। ये देखो यहाँ पर हमने ये वो पहले वाला चार्ट में आप जाइए, पहले जो हमने चार्ट बनाए थे उस चार्ट में देखिए, अनुराधा नक्षत्र का मालिक कौन है, शनि शनि है। है दीदी। हाँ, इसीलिए हम अब क्या कहेंगे भैया, आपके अनुराधा जो चंद्रमा है वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अगर नहीं हुआ है तो बताइए। आप लोग अपने कैमरे को खोलिए, फेस को खोलिए, फेस दिखाइए। अब अभी जो हमने पढ़ा ये कितनों को समझ में आया, पहले ये बताइए, या ये बताइए कितनों को समझ में नहीं आया। जिसको समझ में नहीं आया वो बताइए कि हमें समझ में नहीं आया। फिर मैं पूछूंगा क्या समझ में नहीं आया, फिर उसी हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। बताइए जरा, फटाफट करिए ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक में जाए। गुरुजी वृश्चिक राशि के लिए आपने हर राशि के लिए जैसे 9 चरण हैं, तो आपने इसमें चरणों की संख्या 12 जैसी बता दी थी कुछ। कहाँ? वृश्चिक राशि की बात चल रही थी ना, जैसे नहीं, वृश्चिक राशि अनुराग में, है। वृश्चिक राशि में 9 चरण हो गया ना, 3 नक्षत्रों से 9 चरण हो गया। कौन कौन सा? विशाखा का चौथा चरण, अच्छा, ये एक विशाखा चरण का मिला, चौथा, ठीक है। देखो विशाखा का पहला, दूसरा, तीसरा चरण तो तुला राशि में आ गया, कहीं और। ठीक है। विशाखा में सिर्फ एक चरण बच गया ना, 3 चरण तो उधर चला गया, तुला में एक चरण बच गया। अनुराधा का 4 चरण, ज्येष्ठा का 4 चरण, तो ऐसा करके 9 चरण इसमें हो गया। किसी और का, आपका कोई, किसी का कोई और क्वेश्चन है? आया समझ में? रंजीत सिंह जी, आपको समझ में आया ये बात? हाँ जी डॉक्टर साहब आ गया। ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਲਗਨ ਨੂੰ? वो बाद में हम देखेंगे, वो प्रिडिक्शन तक अभी हम पहुंचे नहीं है। अभी हम तो जस्ट इसके थ्योरी को याद कर रहे, समझ रहे। प्रिडिक्शन करते वक्त ये सारी चीजें हर रोज बार बार ही आना है इन चीजों का। बनी बात? चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं। अब इस सूत्र को सभी लोग अपने अपने ऑडियो को बंद करिएगा और ध्यान से इसको सुनिएगा। जो भी हम पढ़ रहे इसको आप लोग नोट करिएगा। और अभी गुरुजी स्क्रीन शेयर कर दो, ये वाली हटा दो। हाँ चलो, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, इसको निकालिए, स्क्रीनशॉट नहीं निकालिए। नहीं, इसको वो वाली स्क्रीन शेयर करो ना जो आप चला रहे हो। अच्छा, इसको हटाओ पहले, एस्ट्रो स्टेज वाला ना, ये हो रहा है, एक इसको हटाना। अभी करता हूँ। अब शेयर करो अपनी वाली स्क्रीन। दिख रहा है इसको? अब आप लोग जूम, इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो। मेरे हिसाब से जो भी आपने स्क्रीनशॉट निकाला है ना, उसका एक आप वो उसका वो बना लो, पीडीएफ बना लो, या आप इसका फोटो कॉपी निकाल लो सबका। फिर तो फोटो कॉपी निकाल के सामने रख लो। बाद में जब हम बाद में प्रिडिक्शन करना शुरू करेंगे, फिर वहां पर उसी फोटो कॉपी को सामने देख करके
या तो आप इसको ना छोटे छोटे अक्षरों में भी इसको आप लिख सकते हो, छोटे छोटे अक्षर में आप इसको लिख सकते हो। देखिए सबसे पहले ग्रहों का उच्च नीच मूल त्रिकोण चार्ट है। इस एक ही चार्ट में हमने सारी चीजें कवर कर दिया। यहाँ पे पहले नंबर में है ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये 9 ग्रह हो गए। दूसरे में प्लैनेट का इंग्लिश नेम है सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, राहु और केतु। तीसरे नंबर में है इसका लिंग, यानी सूर्य पुरुष है, चंद्रमा स्त्री है, मंगल पुरुष है, बुध नपुंसक है, बृहस्पति पुरुष है, पुरुष ग्रह है, शुक्र स्त्री ग्रह है, शनि नपुंसक है, राहु नपुंसक है, केतु नपुंसक है। नपुंसक यानी जिसका कोई लिंग नहीं है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के कुंडली में फर्स्ट हाउस में चंद्रमा, शुक्र, ये 2 ग्रह अगर बैठे हुए हो तो हम क्या मानेंगे, इसके अंदर स्त्रियों की तरह बातें करने, व्यवहार करने की व्यवस्थाएं हैं। किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में सूर्य, जैसे जो पुरुष कारक मंगल हो गया, सूर्य हो गया, बृहस्पति हो गया, ये ग्रह अगर बैठे हुए हो तो भी उसको हम क्या बोलेंगे कि भैया पुरुष के जैसे व्यवहार करने वाला ग्रह है, इसका जीवन है। अब राशि देखते हैं। पुरुष स्त्री हो गया, राशि सूर्य सिंह राशि का मालिक है। इसका मतलब है अगर सिंह राशि में सूर्य बैठता है तो हम कहेंगे भैया सूर्य अपने घर में बैठ गया। कर्क राशि चंद्रमा का मालिक है। अगर चंद्रमा कर्क राशि में बैठता है तो हम कहेंगे चंद्रमा अपने घर में बैठा है। जो ग्रह अपने घर में बैठा होता है वह अच्छा होता है, मतलब वो ग्रह कमजोर नहीं होता है, सही होता है। ऐसे ही मंगल का मेष और वृश्चिक, ये दोनों राशि मंगल का अपना घर है। घर होने का मतलब समझते हो ना, जो आदमी बेघर होता है उसका घर नहीं होता। जिसका घर नहीं होता है वो आदमी भटकता है, दूसरों के घर में किराए में रहना पड़ता है, दुखी होता है। अपना है ऐसा कह नहीं सकता। तो अगर मंगल का 2 राशि अपना है, मेष और वृश्चिक, तो मंगल का ये अपना घर है। जब भी कभी मंगल अगर किसी के मेष और वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है तो हम कहेंगे भैया मंगल तो अपने घर में आ गया जी। ऐसे ही मिथुन और कन्या इन राशियों का मालिक है बुध, धनु मीन इन राशियों का मालिक है बृहस्पति, वृषभ और तुला इन राशियों का मालिक है शुक्र, मकर और कुंभ इन राशियों का मालिक है शनि, राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह है। इनका कोई भी मालिक, कोई भी हाउस नहीं है। इनके अधिकार में कोई भी हाउस नहीं है। राहु और केतु का कोई हाउस नहीं है। ये छाया ग्रह है, बेसिकली ग्रह के कैटेगरी में ही नहीं आते राहु केतु। देखा जाए तो ग्रह सिर्फ 7 ही है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। बेसिकली ये ग्रह ही है, यही है ग्रह। राहु और केतु को सूर्य और चंद्रमा इन दोनों ग्रहों के ट्रांजिट को पहचानने के लिए राहु और केतु को गणना के लिए रखा गया है। सूर्य और चंद्रमा के ट्रांजैक्शन, उनकी गति को नापने के लिए, इनकी गतियों को समझने के लिए
राहु और केतु को रखा गया है। राहु और केतु पापी ग्रह है, पापी यानी नेगेटिव है, हमने कल परसों बता ही दिया था। तो अब सूर्य पुरुष ग्रह है, इसीलिए सिंह राशि भी पुरुष राशि है। चंद्रमा स्त्री राशि है, इसीलिए कर्क भी स्त्री नक्षत्र स्त्री राशि है। चंद्रमा स्त्री ग्रह है, तो चंद्रमा का जो घर है कर्क, वह भी स्त्री राशि है। पुरुष और स्त्री का संबंध समझ में आया ना आपको? स्त्री होने का मतलब है स्त्रियों के जैसे मनसा, स्त्रियों के जैसे व्यवहार, स्त्रियों के जैसे विचार, स्त्रियों के समान उसका मन। कहते हैं ना बड़ा कोमल मन होता है स्त्रियों का, होता था, आजकल तो पता नहीं, आजकल भी होता होगा, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि स्त्रियों का मन थोड़ा सा कोमल, क्योंकि स्त्रियों का जो मन है, कोमल मन का जो संबंध है उसके रज से है। रजस्वला के समय में किए जाने वाली जो व्यवहार है, जिन्हें हम रजस्वला परिचर्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक ग्रंथ का मानना है जो स्त्री रजस्वला परिचर्या को सही ढंग से करती है, उस स्त्री के ही मन में स्त्रियों के समान वो करुणा, मातृत्व, वात्सल्यता उस परिचर्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसकी यह समूचा जो भावना है वो आर्तव के अंतर्गत आता है। स्त्री का जो आर्तव है, जो रज है, उससे सारी भावनाएं इसका निर्माण होता है। उसकी दिनचर्या, उसकी व्यवहार, उसके खान पीन, ये सारी चीजें उसके रज का निर्माण करने में सहयोगी होते हैं, और वही रज इसके इस भावनाओं के निर्माणक होते हैं। तो अगर आज स्त्रियों में वैसी भावना नहीं है, मातृोचित व्यवहार नहीं है, तो शास्त्र तो इतना भी कहता है कि स्त्रियां स्त्रियों के समान उस भाव से रहे। जैसे लज्जा एक किसी भाव प्रकाश में है या पता नहीं कहाँ है, स्त्रियों में जो लज्जा एक स्वाभाविक गुण है, आभूषण है लज्जा। स्वाभाविक आभूषण क्या है? लज्जा, शर्माना, लज्जा से युक्त होकर के रहना, ये स्त्रियों का आभूषण है। और यही लज्जास्पद जो उसकी जो स्वयं की एक विशिष्ट आभूषण है, वही व्यवहार उसके गर्भ में स्थित संतान का निर्माण करता है। यानी अगर आज स्त्री में संतान होने से संबंधित समस्याएं हैं, तो कहीं न कहीं वह समस्या उसके स्वयं के इस तरह के व्यवहार से युक्त न होना, उसके मूल कारण हो सकता है, ऐसे शास्त्र बोलता है। इसीलिए हर स्त्रियों को स्त्रियोचित व्यवहार ही करना चाहिए। तो सिंह राशि सूर्य का राशि है, तो सिंह पुरुष राशि हो गया। कर्क राशि चंद्रमा का है, इसीलिए वो स्त्री राशि हो गया। मेष और वृश्चिक मंगल का है, इसीलिए वो पुरुष राशि हो गया। मिथुन और कन्या बुध का है, इसीलिए वह नपुंसक हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि बुध जो है वो स्त्री पक्ष के नपुंसक है। क्या? शनि पुरुष पक्ष के नपुंसक है, और बुध जो है वो स्त्री पक्ष के नपुंसक। जैसे नपुंसक भी दो तरह के होते हैं, पुरुष प्रधान और स्त्री प्रधान, है ना? तो जो बुध है वो स्त्री प्रधान है, इसीलिए मिथुन और कन्या नपुंसक तो है मगर स्त्री प्रधान है। क्या है? स्त्री प्रधान है। और जो शनि नपुंसक है वह पुरुष प्रधान है। तो मकर और कुंभ राशि पुरुष प्रधान नपुंसक है। वृषभ और तुला राशि स्त्री प्रधान है, स्त्री है। धनु मीन बृहस्पति उसका मालिक होने से पुरुष है। राहु और केतु नपुंसक, इनका कोई लिंग नहीं है, लेकिन नपुंसक में गिनते हैं इसको, हालांकि इसका कोई लिंग नहीं है। ये आया अभी आपको समझ में? ये पूरा हम पढ़ेंगे, फिर हम आपको सूर्य का जो डायरेक्शन है वह है ईस्ट, पूर्व दिशा।
मान लीजिए कि किसी आदमी के जीवन में सूर्य का दशा चल रहा है और सूर्य उसके पूर्व दिशा को दर्शाने वाले, जैसे फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस जो है पूर्व दिशा को दर्शाता है, तो हम क्या कहेंगे भैया, आपका सूर्य खुद पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करने वाला है और वो फर्स्ट हाउस में है और फर्स्ट हाउस भी पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है आपका जो भाग्योदय है वो पूर्व दिशा में होगा। चंद्रमा का उत्तर और पश्चिम नॉर्थ वेस्ट के जो सेंटर जो है कौन सा है, ये बताइए। यह है वायव्य। तो जो चंद्रमा है, हाँ वृष राशि वाला, हाँ वृष राशि, सॉरी चंद्रमा और कर्क, ये दोनों ही आप यहाँ लगा सकते हो। चंद्रमा जो ग्रह है इसका कौन सा दिशा है, तो यह है वायव्य कोण। उत्तर और पश्चिम इन दोनों दिशा के मध्य में चंद्रमा का स्थान है, ठीक है। ऐसे ही कर्क राशि का भी वही दिशा है जो चंद्रमा का है। ऐसे ही मंगल का दक्षिण दिशा है, तो मेष मंगल का दक्षिण दिशा है, क्या है, मंगल का दक्षिण दिशा है। ऐसे ही बुध का उत्तर दिशा है। देखो बुध जो है ना, कुबेर, बुध का मालिक जो है कुबेर को मानते हैं, तो कुबेर जो है उत्तर दिशा में है। वाणिज्य का कारक है उत्तर दिशा। तो ये जो दिशा जो हम अभी जो डायरेक्शन जो बता रहे, नॉर्थ, जो नॉर्थ है वो नॉर्थ इज इक्वल टू उत्तर, उत्तर इज इक्वल टू नॉर्थ, तो वो बुध जो है ना उस डायरेक्शन का लॉर्ड है। तो नॉर्थ का मतलब है बुध, यानी बुध का मतलब है नॉर्थ। अगर किसी के कुंडली में बुध बहुत ज्यादा कमजोर है, इसका मतलब है कि उसको नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की ओर व्यापार व्यवसाय या उधर शादी के लिए नहीं जाना, तमाम बातें वो बाद में हम देखेंगे फलित करते वक्त। बस अभी आप इतना समझ लो, बुध का संबंध उत्तर दिशा से है। ऐसे ही जुपिटर यानी बृहस्पति का संबंध उत्तर और पूर्व से है। अब ये उत्तर और पूर्व क्या है, तो ये है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट जो है ईशान कोण किसका है, बृहस्पति का है। क्या है, नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण है वो किसका है, बृहस्पति का है। बृहस्पति धर्म का गुरु है, इसीलिए बताया जाता है जो ईशान कोण है वहां पर लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, गंदगी उधर नहीं होनी चाहिए, उधर गार्डन टाइप का होना चाहिए, भगवान का दरबार होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति क्या है, वो धार्मिक गुरु है, देवताओं के गुरु है। तो इसीलिए ईशान कोण में अगर आप गंदगी छोड़ोगे, ईशान कोण में अगर आप लेट्रिन पेशाब ऐसे बाथरूम कुछ अगर आप उसको अगर आप रखोगे तो गड़बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि वो गुरु का स्थान है। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का बृहस्पति बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, तो क्या कहना होगा, आप अपने घर के उत्तर पूर्व के यानी ईशान कोण में या तो आप भगवान का स्थान वहां पर दे दो और रोज पूजा करो, या तो उस स्थान में जाकर के रहो, रूम ईशान कोण के रूम में आप रहो, यानी कि बृहस्पति का संबंध ईशान से है। ऐसे ही शुक्र ग्रह का संबंध दक्षिण और पूर्व से है, साउथ ईस्ट से है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अग्निकोण, पूर्व और दक्षिण के बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सा कोण आ गया, अग्निकोण आ गया। अग्नि का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर पूरा वास्तु आपको यहाँ समझ में आया कि नहीं आया। हम क्या कहते हैं भैया, अग्नि कोण में किचन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उस किचन में ज्यादातर कौन रहता है, हमारी माताएं, बहनें, पत्नी, स्त्रियां ही रहती है किचन में। सुबह से शाम तक किचन में कौन रहता है, स्त्रियां ही रहती है। जो शुक्र है वो स्त्रीलिंग है, जो शुक्र है वो पत्नी का कारक ग्रह है। शुक्र क्या है, पत्नी का कारक ग्रह है। गुरु क्या है, वो पति का कारक ग्रह है और शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है। तो ईशान कोण में अग्नि कोण में दक्षिण पूर्व के बीच में अगर आपने किचन बना लिया तो क्या हो जाएगा, वहां पर
आपकी पत्नी का ज्यादा आना जाना रहेगा, तो पत्नी अपने स्थान में ज्यादा रहे, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर उस कोने में पानी का टैंकी आपने रख दिया तो क्या हो जाएगा? पानी के टैंकी में पानी रहेगा और उस अग्नि कोण में तो भैया अग्नि है, अग्नि है कि नहीं? और अग्नि का संबंध किससे है? अग्नि से है वो तो पानी का टैंकी उधर नहीं रखना है। उधर लैट्रिन पेशाब के लिए बाथरूम वगैरह उधर नहीं होना चाहिए डेफिनेटली ईशान कोण में, नहीं तो फिर तो अग्नि से संबंधित, जठराग्नि से संबंधित दिक्कतें होना शुरू हो जाएगा। इसका कारण क्या है? शुक्र। अब बचता है पश्चिम, तो पश्चिम यानी वेस्ट, तो वेस्ट जो है इसका संबंध है सैटर्न से यानी शनि से है। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा का संबंध किससे है? शनि से है। ऐसे ही दक्षिण पश्चिम का संबंध राहु से है। दक्षिण पश्चिम का संबंध किससे है? राहु से है। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब होता है आपका नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण में नैऋत्य कोण जो है किसका हो गया? राहु का हो गया। अब ये इसीलिए नैऋत्य कोण में लैट्रिन पेशाब के स्थान होना चाहिए। जितने भी घर के गंदगियां हैं नैऋत्य कोण में रखो, या पश्चिम दिशा की ओर भी हम कर सकते। क्यों? क्योंकि उधर राहु है। या उत्तर पश्चिम, अब उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया? उत्तर पश्चिम का मतलब जो है वो वायव्य हो गया। अब चंद्रमा का भी उत्तर पश्चिम है और आपका केतु का भी उत्तर पश्चिम है, ठीक है? तो केतु का भी उत्तर पश्चिम है और चंद्रमा का भी उत्तर पश्चिम है, ऐसा करके बताया जाता है। तो ये जो दिशाएं हैं, ये दिशा अपने अपने दिशाओं में इन ग्रहों का प्रभाव रहता है। तो आप जिस किसी घर में रहते हो, आप ये देखो कि आप उस घर के किस कोने में आपने अपना जगह बनाया है, रहने के लिए रूम बनाया है। लेट्रिन कहाँ पर है, बाथरूम कहाँ है, किचन किधर है, क्या किधर है, फिर उसके हिसाब से इन ग्रहों को देखो। आप किसको दुख दे रहे हो? मतलब शनि राहु केतु ये पापी ग्रह है, तो पापी ग्रहों को का तो स्वभाव ही वैसे ही होता है। हालांकि मंगल भी पापी है, देखो मंगल पापी है, दक्षिण में आ गया। सूर्य भी पापी है, लेकिन सूर्य को हम क्रूर ग्रह बोलते हैं, वो पूर्व में आ गया। तो राहु, शनि, केतु और मंगल, इनके स्थान में हम लेट्रिन, बाथरूम, इस तरह के चीजें, या जो जहाँ स्टोर हो गया या कोई इस तरह की चीजें, जो सजावट की चीजें हैं, जो दिखावट की चीजें हैं, जो अच्छा लगे, लोगों को ले आकर के रखना है ना, मेहमान आकर के रहे, वो इन दिशाओं में नहीं होना चाहिए। कहाँ? केतु, राहु, शनि और मंगल, इनके स्थान में नहीं होना चाहिए। उनके लिए सबसे बढ़िया स्थान क्या है? बृहस्पति का स्थान, बुध का स्थान, शुक्र का स्थान। तो ये जो है मतलब बुध, बृहस्पति, इनका, या सूर्य का भी स्थान हम ले सकते। ज्यादातर बुध का और बृहस्पति का जो स्थान है उसको हम लेते हैं, ठीक है? ये आया समझ में आप लोगों को? इसको आप लोगों ने ना बस ऐसे सुनने से तो नहीं, बल्कि थोड़ा नोट भी करना है अपने एंड से, और इसको आपने समझने का प्रयास करना है। अब आ गया एस्पेक्ट यानी दृष्टि। अब ये जो ग्रह है ना, अगर ग्रह एक जगह में बैठा हुआ है तो वो उस ग्रह का प्रभाव उस स्थान में, तो अभी पहले मैं इतना पहले मैं समझूंगा आप लोगों से कि समझ में आया कि नहीं। अभी अभी हमने जो बताया, बताइए आप लोगों को समझ में आया क्या? जो मैंने अभी गुरुजी अभी समझ में आया को है। समझ में नहीं आया, ये बताइए दिशा के बारे में, जो ये डायरेक्टली मेरा नहीं उपदि आया। हाँ, गुरुजी ये उपदिशा उपदिशाओं का नाम थोड़ा सा एक बार बता पाएंगे? और उत्तर पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं? हाँ, देखो आप लोग नोट करो। सबसे पहले पूर्व और उत्तर, इन दोनों के बीच का जो दिशा है उसका नाम है ईशान। लिखा? जी लिखिए। अब आया
उत्तर और पश्चिम इसके बीच का जो दिशा है इसका नाम है वायव्य। अब आ गया पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो स्थान है इसका नाम है नैऋत्य। अब आ गया दक्षिण और पूर्व के बीच का जो स्थान है उसका नाम है आग्नेय कोण। ये कोना है, जी समझ गए गुरुजी। ठीक है। अब इन दिशाओं का जो मालिक है उसको भी आप देखिए, और यह जो दिशा है ये वास्तु के हिसाब से आपको बहुत अच्छा काम करेगा समझने में। मान लीजिए कि किसी के कुंडली में राहु का दशा चल रहा है या शनि के 7.5 चल रहा है, शनि बहुत बेकार है, शनि मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से शनि बहुत बुरा है, उसको ठोके जा रहा है, दुख दे रहा है, और शनि का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट पश्चिम है, और पश्चिम दिशा में या वो अपने घर से पश्चिम दिशा में कमाई करने गया है, या वो अपने घर में बहुत सारे रूम है उसमें से पश्चिम दिशा के वाले रूम में वो अगर रह रहा है तो ये गलत है। क्या करना है, डायरेक्शन को चेंज करना है। कोई एक आदमी है, उसके एक दुकान है, और दुकान में कहता है सर मेरी तो कस्टमर ही नहीं आ रहा है। ये देखो कि उस व्यक्ति की कुंडली में कौन से ग्रह, उसकी जन्म कुंडली की क्या स्थिति है, वो हम बाद में देखेंगे, देखने का तरीका। लेकिन ये डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से, मान लीजिए कि उसका जो घर है, वो जो दुकान है पूर्व दिशा की ओर मुंह है उसका, इसका मतलब क्या है, उस दुकान के पूर्व दिशा में सूर्य का मतलब वो सूर्य क्षेत्रीय दुकान है वो, और वो व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा में कोने में, अगर अपना दक्षिण दिशा में यानी लास्ट में अगर उसने अपना ये रखा हुआ है, डेस्क रखा हुआ है ना, उसका जो बोलते क्या बोलते हैं उसको, काउंटर रखा हुआ है दक्षिण में, और उसके कुंडली में मंगल एकदम बेकार है, तो दक्षिण का मालिक कौन है, मंगल है। उसका मंगल बहुत बुरा है, मंगल बहुत नीच है, मंगल बहुत घटिया है, एकदम नीच का भी है, ट्रांजिशन गलत है, बहुत सारे जो चीजें हैं कुंडली में जो देखते हैं उसमें मंगल बहुत ही बेकार है। तो हमें क्या कहना होगा, भैया इस जगह से हटाओ, कहाँ ले जाओ, तो देखो उसके कुंडली में सबसे सॉलिड और अच्छा बेनिफिक कौन सा ग्रह है। अगर बृहस्पति है तो उत्तर पूर्व दिशा में रख दो, अगर शनि है तो उसका पश्चिम दिशा में रख दो, अगर बुध अच्छा है तो उत्तर दिशा में रखो। तो इस तरह से डायरेक्शन भी हम, उसका काउंटर का जो डायरेक्शन है वह भी हम इसी तरीका से, ग्रह कुंडली में कौन सा अच्छा है और उस ग्रह का कौन सा डायरेक्शन है उसके हिसाब से हमें काम करना है। अब आ गया, अभी आप लोगों को बोरिंग तो नहीं हुआ, आप क्या कहोगे कि इतना ही इनफ हो गया या और आगे एक सूत्र और बोलूं? पहले इतना हजम कर लेंगे सर। हजम, इसे थोड़ा और भी एक सूत्र हजम होगा तो बताओ, मैं उसको भी बता दूं। सर थोड़ा सा कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी सर। धीरे धीरे बढ़ेगी तो आज फिर हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, परसों हम इसको फिर अगले। इसी तरह से मन में कोई शंका, कोई सवाल ऐसा कुछ मत रखिए, अभी फोकस सिर्फ इन सूत्रों के ऊपर रखिए, फिर देखना 10-12 दिन के बाद कितने जल्दी फटाफट आपका काम हो जाता है। अरे हमने तो पूरा जीवन खपा दिया ज्योतिष में, फिर भी कंफ्यूज रहते, क्योंकि हमें इस तरह से सिखाने वाले कोई मिले नहीं। कभी कहीं जाते वो 3600 नखरे करते फिर, हाँ जी गुरुजी इतना सिखाओ ना। बड़े दुख से हमने चीजें सीखा है। बुक लेना होगा, आप लघु पाराशरी ले लो, लघु पाराशरी ले लो अभी फिलहाल, बाद में जब प्रिडिक्शन का टाइम आएगा फिर मैं आपको एक बुक बताऊंगा।
अभी नहीं बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा ना तो आप लोग उसको मंगाओगे, उसको पढ़ना शुरू करोगे और फिर खिचड़ी हो जाएगा सारा। फिर आपका बेस बनेगा नहीं प्रॉपर। अभी आप लोग जस्ट लघु पाराशरी ले लो। अभी आपके बेस बनना है, पहले उसके थ्योरी के ऊपर काम करना है। पूरा थ्योरी एक बार कर करके हो जाए। अभी जो हमने पढ़ा ना, नक्षत्र का नाम, राशि का नाम, ग्रहों का नाम, नक्षत्र के चरण का नाम भी अगर हो जाए अच्छी बात है। लेकिन नक्षत्र का अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वफाल्गुन, उत्तरफला, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, ऐसे करके आपको 27 नक्षत्र के नाम याद होना चाहिए। हो पाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। एक संस्कृत का श्लोक है, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नक भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वन्य नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजना श्रियंच वरदम वंदे शिवम शंकरम। भोलेनाथ जी का ये सूत्र मंत्र गुरुकुल में दिमाग में बैठे ने पढ़ाई, मतलब याद ही नहीं हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा है। फिर किसी ने कहा कि थोड़ा उटपटांग कुछ करो तो हो जाए। क्या करें? कहता बंदे, बार बार ये बंदे शब्द हम बार बार आ रहा है, तो एक शब्द जोड़ दो, कंधे। कंधे का मतलब होता है लैट्रिन करते हुए जब हम बैठते हैं तो जोर से, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, तो उस अवस्था को कन्ना बोलते हैं, कंधे। तो कहा कि जहां जहां बंदे हैं वहां वहां कंधे लगा दे। तो कंधे देवो महापतिम सुरगुरुम कंधे जगत कारणम कंधे पन्नग भूषणम मृगधरम कंधे पशूनाम पतिम। तो कंधे जब लगा लिया तो महाराज एक झटके में सारा सूत्र याद हो गया। क्योंकि कंधे एक रोमांटिक, उस तरह का हंसने वाली उस तरह का शब्द था, खुराफाती वाला शब्द। तो ऐसा ही कुछ करना होगा आप लोगों को सूत्र याद करने के लिए। फ्यूज उड़ रहा है। नहीं नहीं, फ्यूज को अभी मत उड़ाओ भैया। एक चीज मैं आपको बताऊं, अंदर की बात बताता हूँ। अगर आपको लगता है ना दिमाग का फ्यूज उड़ गया, दुनिया में कभी किसी का कभी फ्यूज उड़ता ही नहीं है, विशेष करके स्टडी करके। एक चीज ख्याल रखना, आप पढ़ते रहोगे ना तो पढ़ने का काम बच्चों का है, हम बड़े हो गए। अगर आप पढ़ते रहोगे ना तो फ्यूज अपने आप रिपेयर होगा। और आप में वो बचपन की चीजें, वो वैसे हार्मोन जो छोटे बच्चों में होता है, मस्त रहना, खेलना कूदना, हंसना बोलना, ये व्यवहार आपके अंदर आएगा, जवानी पूरा पलट के आ जाएगा। प्रकाश जी का मूछ जो सफेद तो नहीं है अभी, होने वाला है एकदम, फिर दोबारा काला हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज है, मतलब कुल मिलाकर के कंटिन्यूसली अगर आप याद करते रहोगे, चीजें रट्टा मारना शुरू करोगे, तो दिमाग आपका, क्योंकि हमारा शरीर आयुर्वेद के हिसाब से क्या है, हमेशा सत्वमयम, अमृतमय है शरीर। इसको तो हम आलस्य के मारे पढ़ते नहीं है, याद नहीं करते, रट्टा नहीं मारते, अभ्यास नहीं करते, इसीलिए वो ठंडा हो गया। एक दो दिन आराम करेंगे। और मैंने एक चीज देखा है कि एक जगह बैठ करके पढ़ने का आदत रखना चाहिए, इधर उधर दौड़ करके नहीं, उधर पढ़े नहीं। एक जगह उस स्थान की सिद्धि मिलती है। स्थानम प्रदानम न बलम प्रदान। आपके अंदर कितनी बुद्धि है वो मतलब नहीं होता है, स्थान का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए पढ़ने के लिए मेरे से भी अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो एक जगह परफेक्ट बनाओ कि मुझे इसी जगह बैठ करके मेरे लेक्चर सुनना है, और उसी जगह बैठ करके नोट बनाना है, उसी जगह बैठ करके पढ़ना है। एक ही जगह बनाओ, उसी जगह में बैठ करके पढ़िए। फिर देखना जरा, उस स्थान में बैठते ही रर करके सारी चीजें दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, बलवीर जी, तृप्ति जी। जिन लोगों जी ने नहीं पेमेंट गुरुजी। जमा नहीं किया है
तृप्ति जी ने पता नहीं किया नहीं किया है, और बाकी रंजीत भाई हो गए, अमृत राज जी हो गए, जयप्रकाश जी हो गए, तो मैंने कर दिया। हाँ प्रकाश जी का तो हो गया। तो जिनका नहीं हुआ है भैया देखो ये दया क्या करो है गरीब के ये? ऊपर। अच्छा गुरुजी मेरा भी रजिस्ट्रेशन हो गया था वो हाँ आपका बलदेव वेबसाइट जी पे। नाम तो लिया नहीं ना, हो गया ना पता नहीं। रजिस्ट्रेशन भी हो गया था सही ढंग से। हाँ हो गया, वेबसाइट में हो गया। जी गुरुजी हो गया। ओके ठीक। तो जिन्होंने पेमेंट जमा किया हुआ है वो वेबसाइट के लिए मेरे से उसका कूपन नंबर प्राप्त कर सकते गुरु जी वेबसाइट के पीडीएफ खुलते नहीं हैं। हैं। वो न अच्छा वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है, वो मैं दिखाता हूँ। हमारे रमन कुमार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वेबसाइट इन्होंने ही बनाया हुआ है।